सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पिछले साल जो पेपर था उसको हमने देखा है, बोर्ड ने जो अपनी साइट के ऊपर पेपर डाल रखा था उसको भी हमने देखा है, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास किया है इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन के साथ। शॉर्ट में ये वीडियो तैयार किया है, तो आप पूरा वीडियो देखें, सभी तक इसको भेजें। चलिए हम शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो आप सभी जानते हैं इसका जो पहला खंड है ए खंड, इसके अंदर छोटे वाले प्रश्न रहते हैं एक एक नंबर के, और ये जो पहले 12 प्रश्न हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो ये आपको पता है कि खंड ए कितने नंबर का है, ये 30 नंबर का है। यही 30 नंबर आपको परीक्षा के अंदर ये मान के चलो कि 100% पास करवा देते हैं। तो जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी वाले हैं उनको ये और एडवांस ले जाएंगे, जो बीच के अंदर है उनको ये नैया पार करवा देंगे। तो चलो हम प्रारंभ कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, इनका पहला प्रश्न हमने लिया है पूना पैक्ट। कब हुआ था पूना पैक्ट? आपको ध्यान है पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये कौन से अधिवेशन में रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? वैश्विक आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी? ये है 1929 में। फिर रिंडरपेस्ट महामारी कौन से महाद्वीप में फैली थी? रिंडरपेस्ट पशुओं की बीमारी थी, आपको ध्यान हो, ये कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो ये जो थे ये थे गुमास्ता। ये जो बुनकर थे उनके ऊपर निगरानी रखते थे। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? और ये है ज्योतिबा फूले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? और बाकी तो राष्ट्रीय है, देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। ये शिवसेना जो है अभी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। फिर कौन से देश में 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई? अपना पड़ोसी देश श्रीलंका की बात है ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 2017 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य की है? तो ये है केरला की। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर काफी एडवांस कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हूबहू यही प्रश्न आएगा, लेकिन इनसे मिलते जुलते आपको प्रश्न वहां मिल जाएंगे, तो ये आपको काफी मदद करेंगे। तो सभी तक ये वीडियो भेजें। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो औपचारिक में कौन नहीं है? नियोक्ता नहीं है, ठीक है ना। सहकारी समिति और बैंक तो होते ही है। फिर अगला है कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है? तो ये है WTO, ठीक है। WTO ये अंग्रेजी में लिखने में समस्या होती है, हिंदी में लिख देंगे तो क्लियर है, विश्व व्यापार संगठन, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ आ जाए तो उसको भी आप समझें। फिर अगला प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता कौन से प्रमाणिक चिन्ह, ये चिन्ह नहीं चिन्ह है, ठीक है ना, ये चिन्ह है, ठीक है। तो आप ये समझें। तो ये किसके द्वारा प्रदर्शित होती है स्वर्ण आभूषणों की? ये है हॉलमार्क। गहनों पर कौन सा मार्का लगता है? हॉलमार्क। तो ये तो 12 हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब उसके बाद में ये जो 6 प्रश्न हैं ये हैं आपके खालिस्तान के। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इससे मिलते जुलते प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो कौन से चीज के ऊपर ये फोकस कर रहा है? ये जाति। तो या खालिस्तान में क्या आएगा? जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे? जाति। फिर अगला है वर्तमान में अधिकतर दलों में सारी ताकत एक या कुछ नेताओं में सिमटी हुई है, अर्थात इन दलों में खालिस्तान का अभाव है। तो यहाँ क्या भरेंगे? आंतरिक लोकतंत्र, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरेंगे? आंतरिक लोकतंत्र। तो ये आंतरिक लोकतंत्र जिनमें नहीं है तो उनके अंदर ये समस्या है, ठीक है। तो ये
लोकतंत्र से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न तार्किकता के हैं, इनको आप समझें। फिर अगला प्रश्न है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने, तो जो आय आएगी सीधी सी बात ये क्या आएगा, ये आंसर प्रति व्यक्ति आय। तो खालिस्तान में क्या पढ़ देंगे, प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला है खालिस्तान एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है ना, ये की कर लो, ठीक है, की गतिविधि है। तो ये क्या है, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र की बात है ये। तो ये खालिस्तान भरा जाएगा। फिर अगला है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लिख दो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दो, यही नोट जारी करता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपने पढ़ा होगा कोपरा, ठीक है ना, COP कोप, और बाद में आगे क्या है रा, कोपरा, तो ये इसका नाम दूसरा नाम है, ठीक है। तो खालिस्तान में ये भरे। फिर अगला प्रश्न है सिल्क रूट क्या था। सिल्क रूट आपको पता है, चाइना से एशिया और अफ्रीका जो सामान का आयात निर्यात, जिसमें सिल्क भी, एक साइड में सिल्क जाता था, दूसरी साइड में मसाले जाते थे, ये जो सिल्क रूट का जिक्र है। फिर अगला है आदि औद्योगिकरण क्या था। ये आदि औद्योगिकरण क्या था, जो औद्योगिक युग यानी औद्योगिकरण शुरू हुआ उससे पहले भी बहुत सारा बगर फैक्ट्रियों के उत्पादन प्रारंभ हो गया था, तो वो जो पूरी टाइम पीरियड है वो सारा आदि औद्योगिकरण। फिर निरंकुशवाद, निरंकुशवाद क्या है, तो निरंकुशवाद आप समझते हैं नाम से ही, यानी ऐसा राजकाज जिसमें क्या है, एक व्यक्ति के पास ही क्या हो जाए, सारी ताकत आ जाए, वही सारे निर्णय लेने लग जाए, किसी की नहीं माने, तो निरंकुशवाद है। फिर अगला जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता क्या है, यानी पानी है लेकिन फिर भी उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तो उसका विवरण आप यहाँ करेंगे। फिर भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज, तो मोटे अनाजों में आप जानते हैं ज्वार है, बाजरा है, फिर मक्का है और एक रागी है, तो ये मोटे अनाज आ गए। तो ये एक एक नंबर वाले जो हैं ये भी आसान इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहें। आपका ये जो वीडियो है ये आपको परीक्षा के अंदर काफ़ी एडवांस कर देगा, तो आप सब तक भेज दें इसको, सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे वीडियो आपके परीक्षा के बीच में जो गैप आएगा ना उस टाइम और दे देंगे आपको। फिर अगला है भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं, ये तो मैंने कर दिया था, ठीक है। चलो अगला है आधारभूत उद्योग क्या है। आधारभूत उद्योग तो आपको पता है, जैसे एक तो लोहे का है और एक इस्पात का, यानी जो अन्य उद्योगों के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी आपूर्ति करते हैं वो आधारभूत उद्योग है। फिर अगला है तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन क्या है, जो थर्मल प्लांट हैं, तापीय संयंत्र हैं, वहाँ से जो अपशिष्ट निकलता है गर्म पानी, उसको बगैर ठंडा किए नदी में या समुद्र में डाल देते हैं या झील में डाल देते हैं, तो वो है तापीय प्रदूषण है। उसका बड़ा साइड इफेक्ट होता है, उस जो आपका इकोसिस्टम है वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं के ऊपर असर पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है सड़क परिवहन के 2 गुण बता दीजिए। बड़ा आसान, आप कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, इतने आसान प्रश्न आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, आपकी मदद करेंगे। फिर क्या है, देखो ये तार्किक है, क्या अलोकतांत्रिक सरकार अधिक प्रभावी होती है, ठीक है, इसके ऊपर टिप्पणी डालनी है। तो शॉर्ट में एक्चुअल में प्रभावी नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए ये प्रभावी नहीं होती हैं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको सकारात्मक करे, कोई नकारात्मक करे, लेकिन इसका ये जो प्रश्न है इसका आंसर नकारात्मक प्रारूप में ज़्यादा प्रभावी रहेगा। फिर शिकायतों का बना रहना ही लोकतंत्र की सफलता है। लोकतंत्र के अंदर शिकायतें रखेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर काम होगा। अगर शिकायतें नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र निरंकुशता की ओर चला जाएगा, अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो ये कर दे आप। फिर अगला है राजनीतिक सुधार। तो राजनीतिक सुधार में क्या आएगा, यानी लोकतंत्र के अंदर जो विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं
उनके बारे में कोई सुझाव, प्रारूप, प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें सुधारों में आएंगी। फिर अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो ये जानते हैं, एक साल के अंदर, एक साल का जो पीरियड होता है ना, उस एक साल के पीरियड के अंदर उस देश की सीमा के अंदर जितने भी तरह के सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनके द्वारा जो फाइनल रेवेन्यू मिलता है वो सारा सकल घरेलू उत्पाद है। फिर आ गया हमारा दूसरा खंड, ये खंड आ गया व्यय। ठीक है, तो पहला खंड कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर। ये बड़े आसान नंबर आपको मिलने वाले हैं। और फिर अगला खंड ये आएगा व्यय खंड। तो इसके अंदर आपको ये प्रश्न मिलेंगे और 50-50 शब्दों में इनका उत्तर देना है, लघु उत्तरीय, और ये सारे 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ये आपको कितने नंबर दिला देगा? ये आपको 26 नंबर ये दिला देगा। तो बड़ी तसल्ली बख्श इनको समझें। पहला प्रश्न देख लेते हैं, रूमानीवाद। तो ये क्या था? एक राष्ट्रीय भावना विकास का, ये जो हमारा पहला पाठ है हिस्ट्री वाला, वहाँ से है। तो ये इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय भावना विकास का एक सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, उसका डिटेल डाल दिया। फिर भारत के प्रारंभिक उद्यमियों का विवरण प्रस्तुत करें। तो प्रारंभिक उद्यमियों में आप जैसे द्वारकानाथ टैगोर है, दीनसा पेटिट है, जमशेदजी टाटा हैं, जेडी बिरला हैं, हुकुमचंद जी हैं, इन सब का शॉर्ट में विवरण डाल दें, क्या कौन कौन से उद्योग कौन से क्षेत्र में लगाए। फिर अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के दुष्परिणाम। तो उनसे जो परिणाम है, गाद जमा हो जाती है, वहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना रहती है, और उसके बाद में वहाँ बहुत सारा एरिया जो है इनकी डूब में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दें। फिर वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो उसमें जो एरिया एकदम कमज़ोर हैं, वहाँ के प्रोडक्ट जो है जिनकी क्वालिटी नहीं है, वो वैश्वीकरण के इस दौर के अंदर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनको बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें। फिर अगला प्रश्न, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बदलाव आए वो सारी चीज़ लिखें आप। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़े प्रश्न हो गए, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी आपने समझा, जैसे बेल्जियम को समझा आपने, श्रीलंका को समझा, उन सब के अंदर किस प्रकार से स्थितियां बनी थी, सत्ता की साझेदारी के द्वारा किस प्रकार से उन लोगों ने अपने देश को सुरक्षित बनाया, स्थायी बनाया, लोकतंत्र को सफल बनाया। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला प्रश्न, राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल। बड़ा खतरनाक और विस्फोटक, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ये आप नोट कर लें, इससे मिलता जुलता आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो राजनीति समाज को विभाजित करके किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करती है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। दबाव समूह और आंदोलन जो होते हैं वो किस प्रकार से योजनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करवाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करवाते हैं, संशोधन करवाते हैं, ये सारी बातें। फिर अगला है मानव विकास रिपोर्ट। तो जो मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी तैयार करती है, और इसके अंदर विभिन्न फैक्टर्स, एजुकेशन है और वार्षिक आय है, इसके अलावा वहाँ पर जो हेल्थ स्थिति है, वो सारी चीज़ें शामिल करके एक रिपोर्ट तैयार होती है विभिन्न देशों के तुलनात्मक रूप से। तो वो ये उस देश का क्या है, आईना है। फिर अगला प्रश्न देख लें, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उनको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, वेतन भी बहुत कम है, उनकी सुरक्षा की स्थितियाँ बहुत ही विकट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 13। फिर प्रश्न नंबर 14, विकास में ऋण। विकास कोई बिजनेस करना है, कोई लोन लेना है, तो वो हमको किस प्रकार से उस बिजनेस को इम्प्रूव करवाएगा, उसके ऊपर अपने विचार डाल दो। सामाजिक ज्ञान ऐसा विषय है, इसके अंदर आपके खुद के जो तार्किकता भरे विचार हैं वो आपको काफ़ी एडवांस ले जाएंगे। निश्चिंत होकर आप वो विचार डालें, आपके अच्छे नंबर आएंगे। हर मूल्यांकन करने वाला ऐसी चीज़ों को देखता है और स्टूडेंट को बड़े ही अच्छा मार्किंग
देता है। फिर अगला देख लें, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कौन सी आवश्यक बातें हैं। आप रसीद लेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर डेटें जो हैं वो देखेंगे, उसके ऊपर जो प्रमाणिक चिन्ह हैं, हॉल मार्क का है, एग मार्क का है, ISI का, वो देखेंगे सारी बातें। फिर जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी एरिया के अंदर जो विभिन्न तरह के वन्य जीव हैं, वन्य आपके संपदाएं हैं, वो किस प्रकार से वहाँ पर अलग अलग प्रारूपों के अंदर बहुत समय से स्थापित हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही तरह की वनस्पति, एक ही तरह के जानवर जो हमको परेशान कर देंगे सारी चीज़ें, तो ये सारी बातें आप इसके अंदर डालेंगे। फिर आ गया हमारा खंड 6, इसके अंदर हमको थोड़े से बड़े उत्तर करने पड़ेंगे और 100 शब्दों के अंदर ये उत्तर रहेगा, तो आपके ये 4% रहेंगे। तो ये आपके कितने नंबर का हो जाएगा, ये 12 नंबर का ये पोर्शन रह जाएगा। तो इसके अंदर देखो आप कुछ न कुछ करें, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से आपको टांग को चीज़ की उत्तर की मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं इसको छोड़ दें। फिर देख लेते हैं पहला प्रश्न, इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के अंदर आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य थे, करीबन 7 स्टेट थे, और वहाँ जो उनका मुखिया स्टेट जिसमें इतालवी राजघराना था, कौन सा था वो सार्डिनिया पिंडमार्ट था, और उसका पूरा जिक्र करें। फिर यहाँ आपको पता है मेजिनी, इसके बाद में गैरीबाल्डी, एक संस्था बनी थी यंग इटली, उसका योगदान था, और जो वहाँ का सार्डिनिया पिंडमार्ट का जो राजा विक्टर एमानुएल II और उसका मंत्री काबू, इन सब का जो रोल है घालमेल करके और भर दे, हो जाएगा आपका आंसर। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो ये निजी है, सार्वजनिक है, ये सारा विवरण डाल दें। फिर राजनीति से धर्म के जुड़ाव को विस्तार से लिखें, लंबा चौड़ा लिखें। आज के टाइम में इसी के ऊपर राजनीति चल रही है, आप बहुत देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके चारों तरफ घटनाएं घटती हैं। फिर भारत में विदेशी निवेश का उदारीकरण, ये 1991 की बात है, जब देश के अंदर वित्तीय स्थिति जो है काफ़ी नाजुक दौर के अंदर थी, और उस टाइम में भारत ने अपना जो बाजार है विदेशियों के लिए खोला, और ये उदारीकरण की स्थितियाँ उस टाइम में जब हमारा घरेलू जो मुद्रा भंडार है बहुत सिकुड़ चुका था, तो उस स्थितियों में हमने सारे फर्ड की फैक्ट्रियों को यहाँ बुलाया और उनके लिए आसान स्थितियाँ बनाई, और वो सारी आसान स्थितियाँ बाद में हमारे को यहाँ तक लेके आ गई हैं। तो ये पूरी बातें आप लिखें। फिर आ गया हमारा खंड 10 लास्ट वाला, तो इसके अंदर 4-4 नंबर के रहेंगे ये, और ये 3% रहेंगे, अथवा में मिलेंगे आपको, तो ये आपके 12 नंबर। और इसके अंदर लास्ट वाला प्रश्न जो है मानचित्र का रहेगा, बड़ा आसान रहेगा। निबंधात्मक में 250 शब्दों में इनका विवरण करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, ये 21 नंबर के प्रश्न पे आ गए हमारे को। देखो ये किन्हीं दो की व्याख्या का जिक्र कर रहा है, 3 दे दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको कोई सा भी 2 आपको अच्छे लगते हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन 2 का ही विवरण करना, पॉइंट टू पॉइंट करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में ये घटना घटती है, इसका पूरा विवरण डालें। साइमन कमीशन ये कब की घटना है, 1928 को ये भारत आता है। इसके भारत आने के बाद में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वगैरह होते हैं, और ये सारी बातें। फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, और ये कब होता है आपको पता है, 1942 को, ठीक है, उसके बाद चलता है। फिर अथवा में है नमक यात्रा, उपनिवेशवाद के खिलाफ एक असरदार प्रतीक था। तो नमक यात्रा का पूरा विवरण डाले हैं, और इसने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा, एक छोटे से नमक को लेके, प्रतीक था नमक, और उससे ने किस प्रकार से लोगों को कि उनकी खिलाफत करने का आधार तैयार किया। और ये 1930 में ये यात्रा प्रारंभ होती है। 78 वॉलेंटियर्स के साथ गांधी इस यात्रा को साबरमती से दांडी तक ले जाते हैं, करीबन 240 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लोग जुड़ते जाते हैं, बहुत सी तरह की बातें होती सारी इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न 22 नंबर, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है विस्तार पूर्वक। और फिर इसी के अथवा में विकेंद्रीकरण क्या है और भारत में विकेंद्रीकरण को समझिए, कोई सा भी कर लें, बड़ा अच्छा है। फिर हम देख लेते हैं, ये मानचित्र के अंदर हमको ये बढ़नी है, चित्रदुर्ग, रत्नागिरी और हजारीबाग, नागपुर, या अथवा में सोनीपत, हजीरा, बोकारो और डिगबोई। और आपको सॉल्यूशन इसका हम यहाँ डाल ही रहे, ये तो हमने लिख दिया था,
तो ये हम मानचित्र साथ ही रखे हुए हैं, तो मानचित्र में आपको भरा देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। मानचित्र मैंने साथ ही अपलोड कर लिया है ये, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ आपको बता देता हूँ। देखो हमने जिक्र किया था, एक तो है देखो इसके अंदर ऊपर से बता देता हूँ। एक तो सोनीपत का जिक्र किया था, तो सोनीपत दिल्ली के ऊपर सीखा है, ठीक है ना, यहाँ भर दे। और ये ऐसे आप यहाँ पर डॉट लगा के और फिर चाहे तीर का निशान लगा के साइड में लिख दें यहाँ, ठीक है ना। यहाँ आप लिख दें जो भी है सोनीपत, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया, ऐसे लिखा करो, ठीक है ना। आप ऐसा लंबा चौड़ा लिख देते हो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप इसके अंदर जो भरवा रहे थे, यहाँ एक हजीरा है, ये गुजरात में हजीरा है, ठीक है ना। ये हजीरा का पॉइंट मैंने बना दिया। फिर रत्नागिरी, यहाँ सीखा रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी पूछा था। और इसके बाद में चित्रदुर्ग की लोकेशन आप यहाँ से कर लो, चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग हो गया ये। इसके बाद में और कौन सी चीज़ पूछी थी, नागपुर, तो नागपुर आप यहाँ से कर लें, ठीक है, नागपुर की लोकेशन हो गई। उसके बाद में बोकारो का जिक्र किया था, तो बोकारो आप यहाँ से कर लें, ये आ गया आपके बोकारो, यहाँ से बोकारो करें, ठीक है। और इसके बाद में एक और पूछा था हजारीबाग, तो वो इसी स्टेट के अंदर है, ये हजारीबाग कर दिया मैंने यहाँ। और एक और पूछा था डिगबोई, तो डिगबोई की लोकेशन यहाँ से कर दें, आसाम में है ना डिगबोई, तेल शोधक संयंत्र है यहाँ पर। तो ये मानचित्र के अंदर हमने सारी जगहों को प्रदर्शित कर दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी बड़ी शानदार मदद करेगा, सबकी मदद करेगा, सब तक भेज दें इसको। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, सभी तक भेजें इसको, काफ़ी अच्छी मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यही आएगा, इससे मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सभी तक इसको भेजें। हमारा अगला वीडियो जल्द आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।